हेलो स्टूडेंट। भुगतान शेष खाते से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि भुगतान शेष खाते के संगठक के रूप में है। संगठक का मतलब ये होता है कि भुगतान शेष खाते किस प्रकार के हैं, यानी कि भुगतान के शेष खाते के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, भुगतान शेष खाते के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अंग, इसको संगठक भी बोल सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं, या फिर संरचना ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पूरी वीडियो को बताएंगे आपको, पूरी वीडियो को देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। तो और आप बिल्कुल नए हैं, आप अभी जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, क्योंकि डेली मेरे चैनल में वीडियो आते रहते हैं और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसी की वीडियो आएंगे आपके लिए। और आप बहुत जल्दी एक सैम्पल पेपर लोड हुआ है और भी कई सारे सैम्पल पेपर आने वाले हैं आपके पास, जो तो आपके 2020-2021 के एग्ज़ाम में काम आएगा। तो उसके संगठक की बात करें, अंग की बात करें, भुगतान शेष के दो मेन अंग हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट है जिसमें इस भुगतान शेष खाते के अंतर्गत बनाए जाते हैं। एक है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता, मीन्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है चालू खाता। चालू खाता क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा खाता होता है जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या सभी प्रकार की वस्तुओं का चाहे सेवाओं का, ठीक है, वस्तुओं का हो चाहे सेवाओं का, जिसका भी लेन देन होता है एक देश के साथ दूसरे देश के साथ, एक देश का दूसरे देश, विश्व के अन्य देशों के साथ, उन सब का हिसाब किताब रखा जाता है, उन सब का लेखा जोखा किया जाता है, जो कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत होता है। एक वित्तीय वर्ष यू करें, ये लेखांकन वर्ष भी हो कह सकते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक देश का दूसरे देश के साथ जो वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष जो भी हिसाब किताब लेन देन होता है, उन सबका हिसाब किताब रखना ही चालू खाता होता है, कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है, चाहे वो वस्तु दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, और एक चीज़ और, एक पक्षीय भुगतानों को भी शामिल किया जाता है। एक पक्षीय भुगतान का मतलब क्या होता है, जैसे उपहार है, दान है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो एक पक्ष जिसके लिए कोई दूसरे पक्ष शामिल होता है। उनकी पेमेंट खरीदना बेचना नहीं होता है कि हमने पैसा दिया तो हमें मिलेगा। यहाँ पर भुगतान का मतलब दान होता है। दान का मतलब बिना किसी प्रतिफल के किसी को कुछ दे देना। तो यहाँ पर एक पक्षीय भुगतान होता है जो कि एक देश के द्वारा दूसरे देश को किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश में कोई बाढ़ वगैरह आ गई तो एक देश ने उसको क्या किया, पैसे दान कर दिए, या कपड़े दान किए, या भी खाना पीना दे दिया, या दवाई दे दी। तो इन सबको हम एक पक्षीय भुगतान के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर इंग्लिश में। इसके अंतर्गत वास्तविक व्यवहार लिखे जाते हैं। वास्तविक व्यवहार होता है यानी कि वास्तव में आई हुई वस्तुओं, वास्तव में आई हुई सेवाओं का, वास्तव में आए दान का लेखा जोखा किया जाता है। ठीक है, चालू खाते के में तीन प्रकार की चीज़ें एंट्री हो जाती हैं, दृश्य वस्तुओं को, अदृश्य वस्तुएं और एक पक्षीय अंतरण। दृश्य वस्तुएं यानी कि विजुअल गुड्स, अदृश्य वस्तुएं इनविजिबल गुड्स, और एक पक्षीय अंतरण यानी कि यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब सबसे पहले बात करते हैं दृश्य वस्तुएं में क्या कहा था। दृश्य वस्तुएं क्या होती हैं, दृश्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जो हमारे सामने भौतिक रूप में उपस्थित होता है, ठीक है, जिनका एक भौतिक स्वरूप होता है, जैसे कपड़े हो गए, जैसे खाने पीने का सामान हो गया, जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, जैसे कपड़े लत्ते हो गए, जो वस्तुएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं, जिनका प्रत्यक्ष रूप से हम उसका अस्तित्व देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को दृश्य वस्तु कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा कपड़े, जैसे खाद्य सामग्री, जैसे फर्नीचर हो गए, जैसे दूसरे खेल के आइटम हो गया, खेल सामान हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ये सब चीज़ें
जो है दृश्य वस्तु के अंतर्गत आता है, जो एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु की आयात निर्यात होता है इन सब वस्तुओं का, और भी जिस वस्तु आदि। और अदृश्य वस्तुओं की बात करते हैं। अदृश्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उनका कोई भौतिक स्वरूप होता है, लेकिन उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। और अदृश्य वस्तु में जितने भी प्रकार की सेवाएं हैं उन सेवाओं को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेवाएं, फॉर एग्जांपल यातायात सेवाएं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल वित्तीय सेवाएं, ये सब चीज़ें अदृश्य वस्तु के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, बीमा सेवाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो विशेषज्ञों की सेवा ली जाती है, ठीक है ना, वो इसके अंतर्गत आती हैं। विशेषज्ञ सेवाएं, या फिर यूँ कहें सलाहकार सेवाएं, टेक्निक वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, वो सब अदृश्य वस्तु के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये उपस्थित तो है लेकिन भौतिक स्वरूप नहीं है, वस्तु के रूप में इनका कोई आकार नहीं है। तो ऐसी सेवाओं, ऐसी वस्तुओं का अदृश्य वस्तु कहते हैं। और तमाम अदृश्य वस्तुओं का लेखा जोखा करंट अकाउंट के अंतर्गत, चालू खाते के अंतर्गत ही किया जाता है। नेक्स्ट है एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतरण मतलब जो केवल एक पक्ष के साथ होता है, ठीक है ना, जो खरीदना बदलना नहीं होता है। कोई चीज़ अगर दे रहे हैं तो दान कर रहे हैं, जिसमें दान आ गया, ठीक है, पुरस्कार आ गया, दान हो गया, पुरस्कार हो गया, या फिर उपहार हो गया। इन सभी चीज़ों को हम जो है एक पक्षीय अंतर्गत के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो नॉर्मली जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, दृश्य अदृश्य पक्षी, ये सब कुछ चालू खाते के अंतर्गत ही लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट यानी कि कैपिटल अकाउंट की। पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या है? पूंजी खाता का मतलब होता है एक ऐसा खाता जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को या फिर ऐसी मदों को रखा जाता है जिससे उस देश के संपत्तियों का या और दायित्व के ऊपर सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है। चालू खाते के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं को रखा जाता है जिससे संपत्तियों का या फिर पूंजी इसका दायित्व पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये डायरेक्ट जो है उस देश की संपत्ति और दायित्व पर असर करेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी पर। तो इसका मतलब ये है कि ये वह खाता है जो एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के द्वारा किए गए उन समस्त सौदों से संबंधित होता है जिनसे किसी देश की सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियों और दायित्व में परिवर्तन होता है। परिसंपत्तियों मीन्स एसेट्स और दायित्व मीन्स लायबिलिटीज। या तो एसेट्स में कमी या वृद्धि होनी चाहिए, या तो लायबिलिटीज में कमी या वृद्धि होनी चाहिए। ऐसी मदों को हम पूंजी खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। पूंजी खाते में मेनली ऋण और दायित्व इन चीज़ के बारे में बताया जाता है। पूंजी खाते मेन क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट से एक गवर्नमेंट के द्वारा दूसरी गवर्नमेंट से लोन लेना, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे गवर्नमेंट के यहाँ पर, या फिर एक देश के लोगों के द्वारा दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करना, जो डायरेक्टली जिससे जो है कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ऐसी चीज़ को पूंजी खाते के अंतर्गत लिखा जाता है। जिसमें जो मेनली उसकी मदों के अंतर्गत आती हैं ये 5 चीज़ें हैं। सरकारी सौदे, विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा एक देश के साथ दूसरे देश के साथ किए गए तमाम प्रकार के सौदे जो विकास संबंधी सौदे होते हैं, चाहे वो रक्षा सौदे हो, रक्षा सामग्री खरीदने बेचने के लिए हो, या फिर कारखाने संबंधी हो, फैक्ट्री लगाना हो, या दूसरे और भी देश की विकास संबंधित सड़कें बनानी हो, ठीक है, या फिर आपको हवाई जहाज़ खरीदना या बेचना हो, इन तमाम प्रकार के सौदों को जो है पूंजी खाते के अंतर्गत ही लिखा जाता है। गैर सरकारी या निजी सौदे, सरकार के अलावा जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, सौदे किए जाते, खरीदे बेचे जाते हैं, वो निजी व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते हैं, लेकिन निजी कंपनियों के द्वारा।
जब एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी के साथ किसी प्रकार के सौदे होते खरीदने बेचने का, चाहे वो निवेश का हो चाहे किसी प्रकार का हो, वो भी पूंजी खाते के अंतर्गत है। क्योंकि ऐसे सौदों में क्या है, जैसे एक कंपनी ने, अगर मान लीजिए विदेश की कोई कंपनी है, जैसे वॉलमार्ट कंपनी है, यहाँ पर रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और यानी कि रिलायंस और वॉलमार्ट ने आपस में क्या किया, समझौता किया, सौदा किया। तो सौदा का मतलब जो लेन देन संबंधी जो प्रक्रिया होती है, तो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया या फिर इंडिया वालों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो ऐसे सौदों को भी पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, माने कि विदेशी लोग जब सीधा इंडिया में आके इंडिया के बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई इंडिया में आके वो लोग अपना बिजनेस करना शुरू करते हैं, नई नई कंपनी लगाते हैं वो लोग, तो ऐसे को विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग कहते हैं। क्योंकि इससे देश को विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है और देश में पूंजी का चलन बढ़ता है। तो क्योंकि विदेशी निवेश से क्या होता है, देश में परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, एसेट्स का निर्माण होता है, देन इससे पूंजी खाते के अंतर्गत रखा जाता है। और लास्ट है पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो विनियोग का मतलब होता है जब किसी देश की सरकार के द्वारा या फिर उस देश की कंपनी के द्वारा हमारे देश में आकर हमारे देश के शेयर में या डिबेंचर में या फिर बॉन्ड में अगर वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे तरीके से किए गए इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के खाते होते हैं जिसके अंतर्गत बिल्स ऑफ पेबल के अंतर्गत बनाए जाते हैं, और एग्जाम में भी इन दोनों के बारे में कई बार पूछा गया है। तो आपको इस दोनों को अच्छे से देखना है। आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।